हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं पांडास के बारे में। दोस्तों जो सा पांडास है ये एक तरह का पाइथन का ही एक मॉड्यूल है जो कि हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यूज करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने ना नमपाई के ऊपर भी एक सीरीज बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि नमपाई का क्या यूज होता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, ठीक है। और उस वीडियो को देखने के बाद काफी लोगों ने मुझे कहा कि आप ना पांडास के ऊपर भी एक फुल सीरीज लेकर आओ, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वाली सीरीज लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सा पांडास मॉड्यूल है ये किस लिए यूज किया जाता है, ये कितना पावरफुल है और इसकी हेल्प से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो और ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में आपकी कैसे हेल्प करेगा। तो जो ये पूरी सीरीज है इसे ध्यान से सुनना ताकि आपको आगे जाकर किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों जो ये वाली सीरीज होगी इसमें मैं ना शुरू से लेकर एंड तक हर एक चीज कवर करने वाला हूँ। मतलब कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज इसमें कवर कर दी है। तो दोस्तों अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो सा मॉड्यूल है उसे इंस्टॉल कैसे करना है। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में जो सा मॉड्यूल है वो इंस्टॉल ना हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है और यहाँ पर लिख देना है पिप इंस्टॉल पांडास। और जैसे ही आप एंटर करोगे आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली पांडास इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली लिखना है इंपोर्ट पांडास एज पीडी और आपने क्या करना है शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से उसे रन कर लेना या फिर मैं कह दूं इंपोर्ट कर लेना। अब दोस्तों इस सीरीज में ना हमें ना एक डाटा सेट की जरूरत होगी जिसका लिंक मैंने ना यहाँ पर दिया हुआ है। एक्चुअल में जो सा ये वाला डाटा सेट है ये है टाइटैनिक डाटा सेट। क्या है बेसिकली क्या होता है, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी या फिर टाइटैनिक के बारे में सुना होगा। तो क्या था, वहां पर ना बहुत सारे लोग थे जो कि टाइटैनिक शिप पर गए थे और कुछ लोग बच गए थे, कुछ लोग नहीं बचे थे। तो हमने ना ये प्रेडिक्शन करनी होती है इसमें कि कौन से पर्सन थे जो कि सर्वाइव कर जाएंगे। मतलब कि हमारे पास ना बहुत सारा डाटा सेट है। एग्जांपल के लिए पहले से करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, बाद में इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो सा वो वाला डाटा सेट है उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो डाउनलोड का लिंक मैंने ये भी दिया हुआ है, चाहे तो आप कैगल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं भूल जाता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक देना तो आप सिंपली क्या करना, कैगल पर जाकर इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक बार जैसे आपका जो से ये वाला डाटा सेट है ये डाउनलोड हो जाएगा, आपने क्या करना है, सिंपली एक ना वेरिएबल क्रिएट करना है डीएफ नाम का। डीएफ क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। आगे मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया पीडी। पीडी क्या था, हमारा पांडास मॉड्यूल, जिसे हमने निक नेम दिया हुआ है पीडी, ठीक है। आप पांडास भी लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली लिखा यहाँ पर pd.read.csv, क्योंकि यहाँ पर ना मैं CSV फाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आपको ना बाकी भी रीड करके दिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। अभी के लिए मेरे पास ना CSV फाइल है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा read_CSV और उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी हमारा पाथ था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। जैसे कि मेरे केस में जो सा डाटा सेट है वो इस लोकेशन में प्रेजेंट है, तो मैंने क्या किया, जो इसका लोकेशन है वो इसमें डाल दिया, ठीक है। और इसके आगे मैंने R डाल दिया। R इसलिए यूज करते हैं ताकि ना अगर आपने रॉ स्ट्रिंग को पास करना हो, ठीक है। आपके कंप्यूटर में आप चेक कर सकते हो, अगर आप R नहीं भी यूज करते तो कई कंप्यूटर्स में वो चल जाता है, बट मेरे कंप्यूटर में नहीं वर्क कर रहा था तो मैंने यहाँ पर R डाल दिया, ठीक है। बाकी आपने टेस्ट आउट कर सकते हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने ना डीएफ लिखा है। डीएफ का क्या मतलब है दोस्तों, डीएफ का मतलब होता है डाटा फ्रेम। बेसिकली पता क्या होता है कि जैसे हमारे पास CSV फाइल है या फिर मैं कह दूं किस तरह का कोई भी टेबुलर फॉर्मेट है। टेबुलर फॉर्मेट होता है टेबल्स की फॉर्मेट में, मतलब कि जहां पर आपके पास रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा फॉर्मेट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाटा फ्रेम कहते हैं इन पांडास। तो मैं आगे जितनी बार भी डाटा फ्रेम कहूंगा आप समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, उस टेबल की बात कर रहे हैं जिसे हमने अभी अभी इंपोर्ट किया, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, जो सब पांडास है ना, पांडास अकेला स्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर आप वर्क कर सकते। अगर आपके पास ना अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है तो आप ना पांडास को उसके ऊपर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, पांडास को आप यूज करोगे फॉर द स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। हो सकता है आपको इंटरव्यू में भी पूछ लें, तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि ना जो सा पांडास है ये यूज किया जाता है फॉर द स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स हैं और बहुत सारी रोज हैं और उनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ठीक है। अगर मैं एक्सेल फाइल में दिखाऊं तो आप देख सकते हो एक्सेल फाइल में भी ऐसा ही कुछ डाटा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिंपली जो भी डाटा था, जो भी CSV फाइल थी उसे हमने पांडास की हेल्प से रीड कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने जैसे रीड तो अब कर ली, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कैसे आप CSV फाइल को रीड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेल फाइल को कैसे रीड कर सकते हो, ठीक है। पर दोस्तों एक चीज मैं भूल गया, वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना .csv फाइल, ठीक है। इस CSV का क्या मतलब होता है वो पहले समझ लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे ना एक्सेल में ओपन नहीं करूंगा,
मैं इसे नॉर्मल नोटपैड में ओपन करूंगा। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अगर ना आप इसे नॉर्मली नोटपैड में ओपन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेंजर आईडी और उसके बाद कॉमा डाला हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आपको एक्सेल फाइल में दिखाऊं तो आप देख सकते हो पैसेंजर, मैं इसे थोड़ा इधर कर देता हूँ, पैसेंजर आईडी और उसके बाद नेक्स्ट जो सी कॉलम है उसके अंदर लिखा हुआ है सर्वाइव्ड। मतलब कि सीएसवी फाइल में क्या होता है, सीएसवी फाइल में अगर आपने दो चीजों को अलग करना होता है तो हम बीच में क्या डालते हैं, कॉमा। तो इसलिए जो सीएसवी फाइल होती है इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, क्योंकि हम क्या करते हैं कॉमास की हेल्प से वैल्यूज को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि सीएसवी का क्या मतलब होता है तो मेरे ख्याल से अब आपको पता लग गया कि सीएसवी क्या होती है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों होती है हमारी एक्सेल का फॉर्मेट, ठीक है, जो कि होता है इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है XLSX, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कोई फॉर्मेट दिखे इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं एक्सेल फाइल की, जो नॉर्मल हमारी एक्सेल फाइल होती है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एक्सेल फाइल का फॉर्मेट है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिख देना है pd.excel फाइल, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली उसका पाथ डाल देना और उसे डीएफ के अंदर स्टोर कर लेना है। चाहे तो आप ऐसे यूज कर सकते हो इसे, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो read_excel और उसके बाद जो उसका पाथ है वो डाल सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो भी एक्सेल फाइल है वो इंपोर्ट हो जाएगी। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर लिखा था read_csv, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे read_excel। और गाइस इसी के साथ साथ यहाँ पर तो मैंने आपको CSV और एक्सेल की बात की है, आप चाहो तो जेसन फाइल्स को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। आपने सिंपली क्या करना है, read_json लिख के और उसका पाथ डाल देना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आप अगर एक्सपेरिमेंट करोगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है df.sheet_names। दोस्तों जैसे कि ना मैं आपको दिखा दूं, जैसे यहाँ पर ना शीट का नेम क्या है, टाइटैनिक, बट जो उनसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती या फिर मैं कह लूं सीएसवी फाइल होती है ना, इसमें किस तरह की कोई भी शीट्स नहीं होती, ठीक है। बट अगर आपने ना एक्सेल को यूज किया है तो आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक्सेल फाइल को, जब भी आपने ना कभी भी एक्सेल फाइल के साथ वर्क किया होगा तो आपको पता होगा कि उसके अंदर ना मल्टीपल शीट्स भी होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक एक्सेल फाइल है, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक न्यू शीट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना शीट नंबर 1, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब क्या है कि दोस्तों जब भी आपने ना मल्टीपल शीट के ऊपर वर्क करना होता है तो आप क्या कर सकते हो एक्सेल में, ओनली इन एक्सेल, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली अगर आपने पर्टिकुलर शीट के ऊपर वर्क करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, उस शीट का नाम यहाँ पर लिख देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे सर्वाइवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास सर्वाइवर्स नाम की कोई शीट प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह की कोई भी शीट ऐसी नहीं है जिसका नाम सर्वाइवर, तो मतलब कि ये इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। अगर आपको टाइटैनिक डाटा सेट वाली शीट के ऊपर वर्क करना है तो आपने सिंपली करना है, यहाँ पर लिख देना है जो भी आपका पाथ होगा, उसके बाद कॉमा डालना है और उसके बाद आपने लिख देना है sheet_name और उसके बाद यहाँ पर उस शीट का नाम डाल देना है, ठीक है। और जब आप ना df.head की हेल्प से रन करोगे तो आपके सामने वो वाली फाइल का डाटा आ जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर df.sheet_names। sheet_names हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि जो सी ये पर्टिकुलर शीट है ना, जो आपके पास ये एक्सेल फाइल की शीट है, इसके अंदर और कितनी शीट्स प्रेजेंट है। जैसे कि आपको मैं ना रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे रन करूंगा तो आप देखोगे जितनी भी शीट्स होंगी उनके नेम यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। और अगले सेल में हम क्या कर सकते हैं, उसका जो भी नेम है, जैसे कि ये हमारा नेम है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसे कॉपी करूंगा और इसे यहाँ पर पेस्ट करके रन कर दूंगा। जैसे ही मैं रन करूंगा तो ये क्या करेगा, जो सी शीट जिसका नाम टाइटैनिक है उसे ओपन करेगा और उसका जो भी डाटा होगा उसे मेरे सामने प्रेजेंट कर देगा। इस तरह आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल शीट्स के ऊपर वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे बता दिया कि हो सकता है कि आगे जाकर आपने मल्टीपल शीट्स के ऊपर वर्क करो या फिर एक्सेल की आपके पास फाइल और आपने दो शीट्स के डाटा को मर्ज करना हो, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है df.head। दोस्तों df.head का मतलब पता क्या होता है, जैसे कि दोस्तों हेड का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लो। हेड का मतलब होता है सिर। सिर कहाँ होता है, ऊपर की साइड, ठीक है। मतलब कि ये कह रहा है कि ऊपर से हमें थोड़ा सा डाटा हमारे सामने प्रेजेंट कर दो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 रोज प्रेजेंट है। अगर मैं ना पहले बात करूं, जब मैंने डीएफ को प्रिंट करवाया था तो हमारे पास पूरा का पूरा डाटा आ गया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास 890 जो हमारी रोज थी वो सारी की सारी हमारे सामने आ चुकी थी। बट जब मैंने यहाँ पर df.head को यूज किया तो इसने क्या किया, मुझे पहली 5 जो सी रोज थी उसका डाटा प्रेजेंट किया,
ठीक है। मैं चाहूँ तो जो सा डाटा है उसे इंक्रीज भी कर सकता हूँ, उसमें किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना समझ। अब गाइस बात करते हैं कि अगर आपने मान लो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप चाहो तो read_csv की हेल्प से CSV डाटा को इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप read_json करना चाहते हो तो आपने JSON लिख देना है, ठीक है। और इसी तरह आप ना मल्टीपल और भी फॉर्मेट्स को ऐसे ही इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है read_html, मतलब कि अगर आपने किसी भी वेबसाइट के डाटा को स्क्रैप करना हो तो आप क्या करोगे, सिंपली pd.read_html लिखकर यहाँ पर उसका लिंक डाल दोगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म्स, मतलब कि जितने भी इंडियन फिल्म्स है ना जिन्होंने सबसे ज्यादा अर्निंग किया है उसका डाटा हमारे पास है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ना एक न्यू टैब पर इसे ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपके दिमाग में भी कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसे ओपन कर दिया ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो पूरा डाटा दिया हुआ है कि किस कौन सी मूवी है जिसने सबसे ज्यादा अर्निंग की है, उसका ईयर क्या था, कौन सा डायरेक्टर था, कौन सा स्टूडियो था, लैंग्वेज क्या थी और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना था, सारी चीजें हमारे पास दी हुई है। बट अगर मैं इसे पांडास की हेल्प से स्क्रैप करने की कोशिश करूं तो हमारे पास कौन सा डाटा आता है वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूँ और उसके बाद रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली Shift+Enter की हेल्प से इसे रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास डाटा कैसा आता है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे पास जो भी डाटा था इस वेबसाइट के ऊपर, जो भी इस टेबुलर फॉर्मेट में था, वो सारा का सारा डाटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, जो सा हमारा पांडास है इसके अंदर ना जो टेबुलर डाटा होता है, जैसे ये टेबल्स के फॉर्मेट में जो भी डाटा होता है उसे ये इजिली स्क्रैप कर लेता है, ठीक है। बाकी डाटा में कई बार थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है पर स्क्रैप कर लेता है, इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ना एक चीज और रह गई है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर read_csv की हेल्प से यहाँ पर जो भी हमारे कंप्यूटर में पाथ है उसे यहाँ पर डालकर डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहो तो डायरेक्टली जो यहाँ पर मैंने आपको लिंक दिया ना, ठीक है, आप डायरेक्टली इसे यहाँ पर अगर पास करते हो, जैसे मैं आपको पास करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर डाटा पास कर दिया, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, Shift+Enter की हेल्प से इसे रन करूंगा, ठीक है। और एक बार और रन करूंगा तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारे पास जो भी डाटा था हम डायरेक्टली जो सा सर्वर है वहां से डाटा को इंपोर्ट कर रहे हैं। आप चाहो तो ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे तो आप अपने कंप्यूटर में पहले डाउनलोड कर लो उसके बाद यूज कर लो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ, आप चाहो तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। और दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको हेड के बारे में बता दिया कि हेड का क्या मतलब होता है और टेल का भी मतलब बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो से ये डीएफ है, डीएफ की टाइप क्या है। तो पहले मैं Shift+Enter की हेल्प से आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डाटा फ्रेम। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि डीएफ का मतलब क्या होता है, डीएफ का मतलब होता है डाटा फ्रेम। पांडास के अंदर जो भी हमारे टेबुलर डाटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, डाटा फ्रेम। ये भी इससे हमें क्लियर हो रहा है और प्रूफ हो रहा है, मैं कोई भी हवा में बातें नहीं कर रहा, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि जो भी ये डीएफ होता है उसे हम डाटा फ्रेम कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो ये क्या है, डाटा फ्रेम। अब दोस्तों मैंने बात की थी कि हेड का क्या मतलब होता है। हेड क्या करता है, जो भी ऊपर की 5 वैल्यूज होती हैं, बाय डिफॉल्ट इसकी ना वैल्यू 5 होती है, तो ये क्या करता है, ऊपर की जो भी 5 वैल्यूज होंगी या फिर मैं कह दूं 5 रोज होंगी उसे आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। अगर आप चाहते हो कि पहली जो सी 10 रोज हैं वो मेरे सामने प्रेजेंट हो जाए तो मैंने क्या करना है, सिंपली जो सी ये ब्रैकेट्स थी इसके अंदर 10 लिख देना है और Shift+Enter की हेल्प से रन कर देना है। तो मेरे पास जो सी पहली 10 रोज थी वो उसका डाटा मेरे सामने आ जाएगा। इसी तरह क्या होता है, यहाँ पर होता है df.tail। दोस्तों जो सा टेल होता है, टेल कहाँ होती है, नीचे होती है। हेड कहाँ होता है, ऊपर होता है। ऊपर का मतलब ऊपर से 10 वैल्यूज। अगर मैं टेल की बात कर रहा हूँ मतलब कि नीचे की बात कर रहा हूँ, मतलब कि नीचे से वैल्यूज को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैंने कोई भी यहाँ पर नंबर नहीं डालूंगा और Shift+Enter की हेल्प से रन करूंगा तो मुझे नीचे की 5 रोज की वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएंगी। और उसी तरह अगर मुझे 10 वैल्यूज चाहिए, नीचे से 10 वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर 10 लिख दूंगा और जब मैं Shift+Enter की हेल्प से रन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगी, लास्ट की 10 वैल्यूज मेरे सामने आ जाएंगी। अब गाइस बात करते हैं कि कैसे हम जो हमारा डाटा फ्रेम है उसके कॉलम्स को अपडेट कर सकते हैं। इसकी जरूरत क्या है पहले वो समझ लेते हैं, बाद में अपडेट कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कि हमारे पास जो सा डाटा है वो प्रेजेंट क्या है। तो मैंने क्या किया, df.head की हेल्प से इसे रन कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों मेरे पास पूरा का पूरा डाटा आ चुका है जहां पर मेरे कॉलम नेम दिए हुए हैं और उसका डाटा दिया हुआ है। बट दोस्तों आप ना यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि जो से यहाँ पर पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव्ड है, पी क्लास है, जो भी ये आपको ऊपर वाली चीजें दी हुई हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया कि ये क्या है, कॉलम नेम।
ठीक है। जैसे कि अगर मैं ना आपको यहाँ पर कोड में भी दिखा दूं, तो अगर मैं आपको यहाँ पर टाइटैनिक डाटासेट पे जाके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी हमने कहीं भी लिखा नहीं है कि जो सी ये पहली रो है ये क्या है, कॉलम नेम है, ठीक है। तो जो सा पांडास है वो पता क्या कर रहा है, जो भी पहली रो है ना उसे बाय डिफॉल्ट कॉलम नेम कंसीडर करके हमारे सामने शोकेस कर रहा है। बट दोस्तों अगर ना ऐसा हो, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ना यहाँ पर एक और एक्सेल फाइल है जहाँ पर हमारे पास ना जो सा फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर कॉलम नेम नहीं प्रेजेंट, डायरेक्टली जो हमारा डाटा है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं इसी एज ए इंपोर्ट करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे देखते हैं एक बार। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो से ये हेड इज इक्वल टू नन लिखा हुआ है इसे हटा देते हैं, तो चेक करते हैं कि हमारा डाटा कैसा आएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने कोड को रन किया तो मेरे पास यहाँ पर जो पहली रो थी इसने क्या किया, उसे एज अ कॉलम नेम ले लिया। पर दोस्तों ये तो होगी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर वो पहली रो को एज अ कॉलम नेम लेकर चलेगा तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आपने यहाँ पर पाथ डाला होगा उसके आगे कॉमा डाल के लिख देना है हेड इज इक्वल टू नन। हेड इज इक्वल टू नन पता क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ पर काउंटिंग चल रही थी, इस तरह ये क्या करेगा, जो से कॉलम नेम है वहां पर भी जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट कर देगा। मतलब कि जो आपका डाटा है वो प्रिजर्व रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको ना जैसे कॉलम नेम है 0 1 2 3 नहीं चाहिए, आपको ना प्रॉपर नेमिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो भी आपको अभी जैसे एग्जांपल के लिए मुझे ये CSV फाइल थी उसे मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ना नेम्स नाम का एक वेरिएबल कॉल करूंगा जो कि रीड CSV के अंदर ही होता है। तो आपने क्या करना है, नेम्स इज इक्वल टू और उसके बाद एक लिस्ट पास करनी है, ठीक है। और लिस्ट के अंदर जितने भी कॉलम्स है उनके नेमिंग कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आप नेमिंग करके df.head करोगे और शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक कॉलम का इंडिविजुअली अपना कॉलम नेम आ जाएगा, ठीक है। बट दोस्तों एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप क्या करो एग्जांपल के लिए यहाँ पर ना जितने कॉलम्स हमारे पास प्रेजेंट है उससे कम कॉलम के नेम को इन लिस्ट पास करोगे तो हमारे पास आउटपुट पता कैसी आएगी, जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो से पिछले वाले कॉलम्स थे उनको तो कॉलम का नेम मिल गया, पर आगे वाले जितने भी कॉलम नेम थे वहां पर कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कि आगे जितने भी कॉलम्स होंगे उनका कोई नाम ही नहीं होगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि जितने भी नेम्स होंगे वो प्रॉपर हो, मतलब कि जितनी हमारे पास कॉलम्स है उतने ही आपके पास कॉलम के नेम्स हो, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा हो पर है सिंपल सी चीज, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं उतने ही आपने यहाँ पर नेम्स डालने हैं इन द लिस्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, जो भी यहाँ पर कॉलम्स के नेम है वो इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि CSV फाइल क्या होती है। CSV फाइल होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जहां पर हमारे पास जो सी वैल्यूज होती है वो कॉमा सेपरेटेड होती है। जैसे कि मैं आपको एक और ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ये एक CSV फाइल है, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूंगा, इसे नहीं करते, इसे करते हैं ओपन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे ओपन कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज गिवन थी उसे हम सेपरेट किसकी हेल्प से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा, मतलब कि कॉमा की हेल्प से हम दो चीजों को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह एग्जांपल के लिए मेरे पास ना यहाँ पर एक और CSV फाइल है, इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं ना कॉमा से सेपरेट नहीं कर रहा, मैं @ की हेल्प से जो सेपरेशन है वो परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पता क्या होगा, जब भी आपके पास कोई ऐसा डाटा हो जहां पर जो दो वैल्यूज है वो सेपरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ एक पर्टिकुलर सिंबल, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ये वाले कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपने क्या करना है, सिंपली लिखना है pd.read CSV और उसके बाद उसका पाथ डाल देना है, ठीक है। पाथ डालने के बाद आपने लास्ट में लिख देना है SCP इज इक्वल टू, उसके बाद जो भी सिंबल होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर सिंबल था @ तो मैंने क्या किया, यहाँ पर @ डाल दिया। तो ये क्या करेगा, जहां पर भी @ होगा उस जगह से दो वैल्यू को सेपरेट कर देगा। और जब हम df.head की हेल्प से रन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा डाटा है वो प्रॉपर तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। मतलब कि जो हमारा रॉ डाटा था वो देखने में कुछ ऐसा लग रहा था, बट जैसे ही मैंने यहाँ पर SCP इज इक्वल टू @ यूज किया तो हमारा डाटा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। सिंबल जो सा मर्जी हो, जैसे यहाँ पर मैंने @ यूज किया है, ठीक है। अगर आपके यहाँ इस जगह पर @ की जगह पर यहाँ पर कोई और सिंबल होता है, जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला सिंबल होता, ठीक है। तो आपने क्या करना था, सिंपली जो से ये वाला सिंबल है इसे यूज कर लेना था। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसे सिंपली सेव कर दिया। अभी ना प्रॉपर डाटा आएगा नहीं, बट फिर भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा,
ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो सा सिंबल है उसे चेंज कर दिया और शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से उसे रन कर दिया। और आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जहां पर भी मैंने वो वाला सिंबल डाला था उस जगह से जो सी वैल्यूज है वो सेपरेट हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पैसेंजर आईडी के आगे वो वाला साइन डाला था, तो आप देख सकते हो ये अलग हो गया, सर्वाइव्ड अलग हो गया और उसके बाद पी क्लास अलग हो गया। उसके बाद जो भी था वो एक ही कॉलम के अंदर आ गया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लैरिटी आ गई होगी। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ना किसी भी रो को स्किप करना हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए मेरे पास ना ये जैसे डाटा था, ये हमारा ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें से ना कुछ रोज को स्किप करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वो वाली रोज जब भी मैं ना इंपोर्ट करूँ तो उसके अंदर आए। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली जैसे ही आप ना डाटा को इंपोर्ट करोगे, जैसे उसकी लोकेशन डाल दी ना, डालने के बाद आपने कॉमा डालना है, कॉमा डालने के बाद लिखना है स्किप रोज। और यहाँ पर जितने भी आप वैल्यूज डालोगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो को यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। और बाकी जो भी बचेगा वो हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो सी काउंटिंग है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 4 से स्टार्ट हो रही है। और अगर मैं आपको ओरिजिनल डाटा दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 जो भी था वो हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा है कि आप क्या करो, पहली जो सी 3 रोज है उसे आप स्किप कर दो। तो इसने क्या किया, पहली 3 रोज को स्किप कर दिया। आप चाहो तो जो सा मर्जी नंबर डाल सकते हो, जो भी नंबर आप इस लिस्ट में डालोगे उस इंडेक्स वैल्यू की जो भी रो होगी वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगी। इससे क्या हो सकता है कि आपने अगर किसी भी एक पर्टिकुलर रो को, जिसमें एग्जांपल के लिए कोई ना गलत डाटा आ चुका है, तो आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली यहाँ से स्किप के बटन पर क्लिक कर दोगे, मतलब कि यहाँ पर स्किप को कॉल करके उसका इंडेक्स नंबर डाल दोगे। इससे क्या होगा, आपको ना ओरिजिनल फाइल में भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है और आपका काम भी बन जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपने कॉलम को सिलेक्ट करना हो, ठीक है, पहले तो चेक कर लेते हैं कि अगर आपने कॉलम की चेक करना हो कि कॉलम की कौन सी डाटा टाइप है। मतलब कि हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स थे, ठीक है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि हर कॉलम का कौन सा डाटा टाइप है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लिखूंगा df.dtypes, तो ये मुझे बता देगा कि हर एक कॉलम के अंदर किस टाइप का डाटा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है int 64, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है int 64। इस तरह हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फ्लोट है, ठीक है। इस तरह हमारे पास सारे डाटा टाइप्स प्रेजेंट है, ठीक है। और दोस्तों जिनको नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा डाटा फ्रेम है या फिर मैं कह दूं पांडास है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है स्ट्रिंग, ठीक है। जो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज दिख रही है ना, ये वाली, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी जो सी ये वाली वैल्यूज होती हैं इसे हम कहते हैं इंटीजर्स, और जो हमारे पॉइंट्स में होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, फ्लोट वैल्यूज। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारा डाटा फ्रेम है इसकी टाइप क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टाइप और उसके अंदर डाटा फ्रेम डाल दिया, तो इसने मुझे बता दिया कि ये क्या है, डाटा फ्रेम। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ df.columns, तो ये क्या करेगा, जितने भी कॉलम्स हमारे डाटा फ्रेम में प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे कॉलम के नेम्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। कई बार होता है कि हमारे पास जो से कॉलम्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इसकी हेल्प से पहले ही फाइंड आउट कर लोगे कि कितने कॉलम्स आपके पास प्रेजेंट है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ना एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, सिंपली df लिखकर जो भी कॉलम का नेम होगा, जैसे यहाँ पर था टिकट, तो मैंने क्या किया, टिकट नाम का जो भी कॉलम था उसे यहाँ पर मैंने डाल दिया। और जब मैं इसे रन करूंगा तो ये क्या करेगा, सिंपली जो सा टिकट के अंदर जो भी वैल्यूज गिवन थी उसे क्यू के अंदर जाकर स्टोर करवा देगा। और अगर मैं इसकी टाइप को चेक करूंगा तो ये जो सी टाइप है वो क्या, सीरीज। गाइस इसका मतलब ये है कि जो सा डाटा फ्रेम होता है, डाटा फ्रेम के अंदर जो सा इंडिविजुअल कॉलम होता है वो इन द फॉर्म होता है सीरीज, मतलब कि वो सीरीज की फॉर्म में होता है। बट अगर आप पूरा का पूरा टेबल ले रहे हो वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ डाटा फ्रेम। ये चीज आप पहले से क्लियर कर लेना कि अगर आप एक पर्टिकुलर कॉलम की बात कर रहे हो, अ सिंगल कॉलम की बात कर रहे हो, उसे हम कंसीडर करते हैं एज अ सीरीज। और अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे उसे हम एज अ कंसीडर करते हैं डाटा फ्रेम, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऊपर हमारे पास जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल कॉलम्स गिवन है वो क्या होंगी, सीरीज। और ये अगर आप ये पूरा का पूरा डाटा ले रहे हो या फिर मैं कह लूं 2 कॉलम्स ले रहे हो, 3 कॉलम्स ले रहे हो, तो उसे हम क्या करेंगे, डाटा फ्रेम कहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों मान लो कि जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको कहा कि जो सा टिकट है उसे मैंने क्या किया, कॉल कर लिया। मतलब कि मैंने क्या किया, डाटा फ्रेम में से जो सा टिकट नाम का कॉलम था उसे मैंने कॉल कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये क्या है, सीरीज है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है कि सीरीज एक तरह की लिस्ट हो गई,
ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर जो सा स्लाइसिंग ऑपरेशन होता है उसे भी यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर लिख दिया कि मुझे पहले 6 जो भी रोज होंगी उसे शो कर दो। तो इसने क्या किया, मुझे पहली 6 रोज की वैल्यूज दे दी, किसकी, टिकट की। ठीक है, इस तरह मैंने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया पहली 6 वैल्यूज। ठीक है, आप चाहो तो दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, आपने क्या करना है, डाटा फ्रेम और उसके अंदर जो भी कॉलम का नेम है वो डाल देना है और उसके बाद डॉट हेड लिख के ब्रैकेट में 6 डाल देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 0 से लेकर 6 तक लिखा था, आप चाहो तो डायरेक्टली 6 भी लिख सकते हो, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जो सा आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि कैसे आप एक कॉलम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ना मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना हो तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाना है, मतलब कि एक यहाँ पर 2D लिस्ट बना देनी है और उसके अंदर आपने जो भी कॉलम्स के नेम्स होंगे वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। और जैसे ही आप रन करोगे तो आपके पास वो दोनों कॉलम्स का डाटा यहाँ पर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इसका टाइप चेक करता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका टाइप चेक करते हैं, तो इसका टाइप क्या आता है, तो मैंने शिफ्ट प्लस एंटर जो हेल्प किया, तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन किया तो यहाँ पर क्या लिखा आ गया कि ये क्या है, एक डाटा फ्रेम। और ऊपर हमने क्या बात की थी, अगर एक वैल्यू हमारे पास गिवन है या फिर अगर एक कॉलम गिवन है तब हमारे पास वो क्या होती है, एक तरह की सीरीज। बट अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एज अ डाटा फ्रेम। बट दोस्तों यहाँ पर एक ना कैच है। कैच पता क्या है कि अगर मैं ना यहाँ पर पी क्लास हटा देता हूँ, ठीक है, और शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करता हूँ, तो भी ये क्या करेगा, इसी डाटा फ्रेम कंसीडर करेगा। दोस्तों यहाँ पर पता क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए जब हम ना एक कॉलम को सिलेक्ट करते थे तो हम यहाँ पर एक बॉक्स ब्रैकेट डालते थे। बट अगर आप ना 2 बॉक्स ब्रैकेट डालते हो तो वो इंडिकेट करता है कि आप ना डाटा फ्रेम को कॉल कर रहे हो। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर आप यहाँ पर एक वैल्यू डालते हो या फिर 2 वैल्यू डालते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे कंसीडर करेगा एज अ डाटा फ्रेम। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ना इन द इंटरव्यू आपको किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं लॉक और आई लॉक की। दोस्तों जो सा लॉक और आई लॉक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनना। ठीक है, ये ना बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी हमारा डाटा था उसे मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इंपोर्ट करके हमारे पास डाटा क्या था, ओरिजिनल डाटा हमारे पास ये है। ठीक है, अब मान लो कि ना जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर तो आपको बताया था कि अगर आपको कॉलम्स के नेम गिवन है तो आप तो सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, बट दोस्तों मान लो कि आपके पास जो से कॉलम के नेम है ना वो 100 है, तो आप एक एक करके सबके नाम लिखने थोड़ी बैठोगे। ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई शॉर्टकट तो होना चाहिए। तो उसका एक शॉर्टकट है, वो क्या है, लॉक और आई लॉक। ठीक है, लॉक में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने लॉक को यूज कर रहे हैं। लॉक को यूज करने के लिए सिंपली आपने लिखना है df.lock और उसके अंदर आपने बॉक्स ब्रैकेट डालनी है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर कॉलन लिखा हुआ है ना, कॉलन का क्या मतलब है मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप ना सिंपली कॉलन डाल रहे हो, कॉलन का मतलब होता है कि सारी की सारी रोज को आप ना सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कौन से कॉलम की वो आपने कॉमा डाल के बताना है। ठीक है, कॉमा डाल के मैं बता रहा हूँ कि पैसेंजर आईडी से लेकर नेम तक, मतलब कि पैसेंजर आईडी कहाँ है, पैसेंजर आईडी ये रही और नेम कहाँ है, यहाँ। तो ये क्या करेगा, पैसेंजर आईडी से लेकर नेम तक की जितनी भी रोज है ना उन सबको हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा। जैसे कि मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, पैसेंजर आईडी से लेकर नेम तक के मेरे पास सारी रोज आ गई। ठीक है, उसके अलावा जितने भी कॉलम्स थे वो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं हुए। अब दोस्तों मान लो कि आपको ना जो यहाँ पर कॉलम नेम है वो नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली जो भी आपने यहाँ पर लिखा है ना इसकी यहाँ पर लिख देना है डॉट वैल्यू। और जैसे ही आपने शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी कॉलम के नेम थे वो हट चुके हैं। ठीक है, और ये नंपाई एरे में कन्वर्ट हो चुका है। और आपको पता है जो सा नंपाई एरे है वो कितना ज्यादा फास्ट होता है। इसके बारे में मैंने आपको ना नंपाई वाली सीरीज में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे चेकआउट कर सकते। ठीक है दोस्तों, और इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि जो सा पांडास है ये नंपाई के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि नंपाई को यूज करके हमने पांडास को बनाया है। ठीक है, इसलिए जो सी पांडास की स्पीड होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया था, जितनी भी रोज थी उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया था। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो सी पहली, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ना
पहली जो सी 3 रोज हैं मैं बस उसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले ही सिलेक्ट कर दूंगा कि मुझे 0 से लेकर 3 तक जितनी भी रोज हैं उनको मैं शोकेस करना चाहता हूँ। कौन से कॉलम की? पैसेंजर आईडी से लेकर नेम तक के कॉलम की। ठीक है, अब जैसे मैं शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करूंगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते। तो इसने क्या किया, मुझे 0 से लेकर 3 तक जितनी भी रोज हैं उसे मुझे शोकेस कर दिया, और ऊपर से कौन से कॉलम शोकेस किए? पैसेंजर आईडी से लेकर नेम तक के, मतलब कि पैसेंजर आईडी से लेकर नेम तक के जितने भी कॉलम है वो उसने शो कर दिए, और रोज कौन सी शो की है? 0 से लेकर 3 तक। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको ना, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर तो हम क्या करते थे, यहाँ पर हम लिखते थे कि जो सा कॉलम का नेम है वो क्या है। ठीक है, अगर आपको कॉलम का नेम ना पता हो, आपको अकेला इंडेक्स वैल्यू गिवन हो, तो आप यूज करोगे आई लॉक। ठीक है, आई का मतलब इंडेक्स हो गया, तो आप क्या कर रहे हो? लॉक कर रहे हो, किसी इंडेक्सेस को लॉक कर रहे हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया कॉलन। ठीक है, कॉलन डाल के मैंने क्या दिया, यहाँ पर कॉमा डाला और बाद में लिख दिया 0 से लेकर 6 तक। इसका क्या मतलब है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, पहले मैंने लिखा था कॉलन। कॉलन का मतलब होता है कि सारी की सारी रोज मुझे दे दो। कौन से कॉलम की? 0 से लेकर 6 तक, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे कि हमें पता है स्लाइसिंग के अंदर हम जो सा लास्ट वैल्यू होती है उससे हम -1 करते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि जो सा लॉक है वो क्या होता है और आई लॉक क्या होता है। अब गाइस हम बात करने जा रहे हैं कॉलम मैनिपुलेशन के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं कि जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास, जैसे हमारे पास ये CSV फाइल थी। पहले ऐसे करते हैं, इसे रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आगे अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये है हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा हमारे पास प्रेजेंट है। अब मान लो कि जो ये वाला डाटा है इसके अंदर मैंने ना एक और कॉलम को ऐड करना हो। ठीक है, बट मैं ना इसे एक्सेल फाइल में ओपन करके ऐड नहीं करना चाहता, मैं इसे विद द हेल्प ऑफ पांडास ऐड करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूंगा उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए मेरी ना एक ना कॉलम बनाना है जिसका नाम मैं रखूंगा डिजिटल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर क्या लिख दिया, डिजिटल। ठीक है, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू डालनी है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, पहले ऐसे करते हैं, सिंपली ना ये मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूँ तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया। ठीक है, अब गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने क्या किया, हमारे पास जो सा एम्बेडेड था, जो यहाँ पर एम्बार्क्ड है, उसके आगे इसने क्या किया, डिजिटल नाम का एक कॉलम क्रिएट कर दिया। ठीक है, और उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है वहां पर क्या लिख दिया, दारू। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर पास किया था, मतलब कि हमारे जो सा कॉलम नेम है वो क्या बन गया, डिजिटल, और जो उसकी वैल्यूज है वो क्या बन गई, दारू। ठीक है, अब दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, पर जो सी ये सारी वैल्यूज है ये तो बिल्कुल सेम है, हमें सेम अगर वैल्यू ना चाहिए हो तब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपने पता क्या करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे ना दारू नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ना मल्टीपल वैल्यूज डालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक ना लिस्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और लिस्ट के अंदर हमारी जो सी भी वैल्यूज होंगी वो डालना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2 वैल्यूज डाली है। ठीक है, और जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करूंगा तो ये अभी के लिए मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि जितनी हमारी लेंथ थी ना ये उससे काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी लिस्ट की लेंथ है वो आपके रोज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप कम वैल्यू डालोगे तो ये क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा। तो अभी के लिए जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दारू लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ लग जाए। बाकी अगर आप यहाँ पर वैल्यूज डालना चाहते हो तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर देनी है और सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर देना है। इससे क्या होगा, आप एक नया कॉलम इजीली क्रिएट कर पाओगे विदाउट यूजिंग MS एक्सेल। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप पांडास के अंदर एक न्यू कॉलम को कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास ना बहुत सारे कॉलम्स हैं। मान लो कि मुझे ना एक और कॉलम बनाना है, पर वो बनाना विद द हेल्प ऑफ किसी और कॉलम की हेल्प से। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पर ना P क्लास का एक कॉलम है, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज गिवन है, 3 1 3 1 3, ऐसे बहुत सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं ना ऑपरेशन लगाना चाहता हूं 2, मतलब कि जितनी भी इसकी वैल्यूज होंगी ना उसी मैं ना 2 के साथ डिवाइड करना चाहता हूं, और जो भी आंसर आएगा उसे मैं ना एक न्यू कॉलम में अंदर स्टोर करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा DF, और जो भी उसके कॉलम का नाम होगा वो यहाँ पर लिख दूंगा, और जिसके ऊपर भी मैं मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ उसका नाम यहाँ पर डालकर जो भी मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर करके शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से उसे रन कर दूंगा। अब जैसे आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक न्यू कॉलम आ चुका है, और अगर आप
इसे ना कंपेयर करके देखोगे, जैसे मैंने कहा था कि हमने क्या किया था, यहाँ पर पी क्लास की जो भी वैल्यूज थी उसे 2 के साथ डिवाइड किया, और हमें पता है 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 1.5, ठीक है। इस तरह 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 0.5। तो इसने क्या किया, पी क्लास में जितनी भी वैल्यूज थी उसे 2 के साथ डिवाइड किया और एक न्यू कॉलम बनाकर उसके अंदर सारी वैल्यूज को स्टोर करवा दिया, ठीक है। बाद में आप चाहो तो और भी मैनिपुलेशन कर सकते हो, ये बस एक तरह की एग्जांपल थी ताकि आपको पता लग जाए कि आपने अगर एक न्यू कॉलम बनाना हो विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल वन तो आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप ये सारी चीजें क्लियर हो क्यों। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए मुझे ना, जैसे मेरे पास ना अब एज का कॉलम है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एज का कॉलम है, ठीक है। मैं ना बस वो वाली रोज में इंटरेस्टेड हूँ जहां पर एज की वैल्यू, जैसे मैं नीचे कर दूं थोड़ा, ठीक है, जहां पर जो सी एज है वो 20 से ज्यादा हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा डीएफ और उसके अंदर बॉक्स ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा डीएफ और ब्रैकेट में जो भी कॉलम के अंदर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो लिख दिया। मैंने यहाँ पर लिख दिया एज, और एज कितनी होनी चाहिए 20 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने ऐसे लिखकर शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दिया, ठीक है। अब गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बस वही वैल्यूज आएंगी जहां पर, या फिर मैं कह दूं यहाँ पर बस वही रोज आएंगी जहां पर जो सी एज है वो 20 से ज्यादा होगी। आप चेक भी कर सकते हो, मतलब आप अगर ना क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो सी एज की वैल्यू है 20 से ज्यादा ही होगी, ठीक है, कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हो विदाउट यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि आप ना जल्दी से जल्दी मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि हमने नमपाई में किया था, ठीक है। नमपाई में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो, कैसे जो सा प्रोग्राम है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। अब गाइस बात करते हैं कि जो सा हमारे पास डाटा सेट होता है उसके अंदर अगर आपने इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक कॉलम लिया सेक्स नाम का, जहां पर मेल फीमेल होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना लिखा डीएफ और ब्रैकेट में लिख दिया सेक्स और उसके अंदर लिखा डॉट यूनिक। आपको मतलब कि नाम से क्लियर हो रहा होगा कि यूनिक का क्या मतलब होता है। ये क्या करेगा, जो भी यूनिक वैल्यूज होंगी सेक्स के अंदर वो सारी हमारे पास आ जाएंगी, या फिर मैं कह दूं जो डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, यूनिक कैटेगरीज होंगी, वो हमारे सामने पहले ही आ जाएंगी। आपको मैन्युअली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी प्रेजेंट है। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिखना है डॉट यूनिक और आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब मान लो कि अगर आपने ना वैल्यूज को काउंट करना हो, कौन सी वैल्यूज, पहले शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमने अभी अभी कैटेगरीज फाइंड आउट की है उसकी कितनी वैल्यू है, मतलब कि कितने मेल है कितनी फीमेल है इस केस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने मेल है कितनी फीमेल है। अगर आपने ये चीज फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे कर सकते हो, आपने क्या करना है, सिंपली लिख देना है डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, ठीक है। इससे आपके पास पूरा डाटा आ जाएगा, यहां तक कि आपको डाटा टाइप भी पता लग जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से, जैसे मैंने यहाँ पर दोबारा से एक बार किया हुआ है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन क्या होता है, पहले शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर लेते हैं, ठीक है। अब बताता हूँ, ठीक है। अब पता क्या है कि कोरिलेशन हम इसलिए यूज करते हैं अगर आपने ना मल्टीपल कॉलम्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना हो। यहाँ पर बेसिकली पता क्या होता है, जो जितना ज्यादा 1 के करीब होगा उतना जो से वो 2 कॉलम्स होंगे वो एक दूसरे के रिलेटेड होंगे, ठीक है। अभी ना मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ना जब आप मशीन लर्निंग वाली सीरीज देखोगे जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर आप उसे चेकआउट करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि इसका क्या मतलब है। अब गाइस बात करते हैं, अगर आपने ना इंफॉर्मेशन निकालनी हो, इंफॉर्मेशन कौन सी पहले देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे रन किया, अब यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैंने ना डॉट इन्फो लिखकर रन किया तो इसने मुझे बता दिया कि नॉन नल वैल्यूज कितनी है, ठीक है। इस जो भी आपके पास डाटा सेट प्रेजेंट है उसमें नॉन नल वैल्यूज कितनी है और उनका डाटा टाइप क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपने पहले देखा हुआ है ना, अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हो इस सीरीज को तो आपको पता होगा, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा जो सा कॉलम है या फिर मैं कह दूं फीचर है उसकी क्या डाटा टाइप है और वो उसके अंदर नल वैल्यूज है या नहीं है वो भी आपको पता लग जाएगा। अब गाइस जब ना मैं डिस्क्राइब के बटन पर क्लिक करता हूँ, मतलब कि जैसे मैंने लिखा df.describe, तो दोस्तों ये हमें बताता है कि जो सा जैसे कि एग्जांपल के लिए पैसेंजर आईडी है उसके अंदर कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। काउंट हमें ये बता रहा है, ठीक है। मीन हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास पूरी वैल्यूज गिवन है उसका मीन क्या है। अगर आपने मेरी ना मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स वाली सीरीज देखी हुई है फिर आपको पता होगा कि मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, मीन क्या होता है, 25 परसेंटाइल क्या होता है, 50 परसेंटाइल क्या होता है, 75 परसेंटाइल क्या होता है। ये सारी चीजों के बारे में वहां पर डिटेल में बात की है।
अब गाइस बात करते हैं कि अगर आपने ना कॉलम्स को फाइंड आउट करना हो, मतलब कि कॉलम के नेम्स को फाइंड आउट करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली लिखना है डॉट कॉलम्स, मतलब कि जो आपका डाटा फ्रेम होगा उसके आगे लिख देना है डॉट कॉलम्स, और आपको जितने भी कॉलम्स होंगे, ठीक है, चाहे 1000 हो 2000 हो, वैसे इतने होते नहीं है पर फिर भी ठीक है, अगर होते हैं तो आपके सामने वो सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे और बात आप कुछ भी कर सकते हो उसकी हेल्प से। अब बात करते हैं कि अगर आपने डाटा टाइप चेक करना हो तो क्या करेंगे, हम डॉट डी टाइप्स लगा देंगे और हमारे पास जितने भी डाटा टाइप्स है वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि एग्जांपल के लिए आपको ना बस वो वाले कॉलम्स चाहिए जिनका जो सा डाटा टाइप है वो int 64 हो, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा ये, ठीक है, हमने क्या करना है df डॉट डाटा टाइप लिख देना है और ब्रैकेट में हम ना कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है कि जो सा हमारा डाटा टाइप है वो int 64 होना चाहिए, उनके हमें क्या चाहिए, इंडेक्सेस चाहिए। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, डॉट इंडेक्स। अब जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करूंगा तो क्या होगा, जो भी हमारे पास जितने भी कॉलम्स होंगे जिनका डाटा टाइप int 64 होगा वो df1 के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। और अब मैं अगर डिस्क्राइब करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास बस उनका ही डाटा आएगा, बाकी हम निगलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यूनिक वैल्यूज का तो बता ही दिया है, ठीक है, हम यूनिक वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब काउंट का भी हो चुका, वो मैंने दोबारा से चीजें रिपीट कर दी हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरे ख्याल से आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं df डॉट ग्रुप बाय का क्या मतलब होता है, ठीक है। पहले मैं शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर देता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप बाय पता किस लिए होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रुप बाय में कर रहा हूँ ऑन द कॉलम ऑफ सेक्स, ठीक है। तो हमें पता सेक्स के अंदर दो वैल्यूज थी, मेल और फीमेल। तो ये क्या करेगा, उन मेल और फीमेल की डिस्क्रिप्शन निकालेगा, मतलब कि उनका काउंट कितना है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मीन क्या है, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, ठीक है। ऐसी सारी की सारी हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, मतलब कि आप ग्रुप बाय की हेल्प से एक पर्टिकुलर कॉलम की और ज्यादा डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो। ये सारी चीजें ना आपको बाद में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कि आपके पास ना कोई CSV फाइल है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास ये एक CSV फाइल है, ठीक है। तो ना अगर मैं चाहता हूं उसमें से नल वैल्यूज को रिड्यूस करना, मतलब कि पता क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने ना कहीं से डाटा को कलेक्ट किया है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उस डाटा में कुछ वैल्यूज प्रेजेंट ही ना हो या फिर एम्प्टी स्पेसेस हो। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उन एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ना ऐसे ही डाटा को मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर पास करोगे तो आपको एरर फेस होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सी वो नल वैल्यूज है, नल वैल्यूज का मतलब है जहां पर हमारे पास डाटा गिवन ही नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ना थोड़ा ऊपर दिखा देता हूं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास ये डाटा है, मान लो कि ना यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, बट यहाँ पर ना 1 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 1 हमारे पास है ही नहीं, ये पूरा का पूरा बॉक्स खाली पड़ा है। या फिर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नैन वैल्यू है, नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, मतलब कि वो पूरा का पूरा जो सा बॉक्स है या फिर मैं कह दूं सेल है वो खाली पड़ा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो जो सा ये वाला कॉलम है या फिर मैं कह दूं जो सा ये सेल है इसे या तो फिल आउट करना पड़ेगा, या तो ये पूरी की पूरी रो या फिर कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे नल वैल्यू रिमूवल या फिर फिलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सी कॉलम है जिसके अंदर नल वैल्यूज प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दिया, ठीक है। फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा df डॉट इज नल, ठीक है। df क्या था, हमारा डाटा फ्रेम, ठीक है। आगे मैंने लिखा इज नल और उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स में डालकर आगे लिख दिया डॉट सम, ताकि हमारे पास एक ना छोटी सी आउटपुट आ जाए। नहीं तो अगर आप ना जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर डॉट सम नहीं लिखते और शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करोगे तो आपके पास ना ऐसे ट्रू फॉल्स वाला आंसर आ जाएगा, जिससे आपको ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डॉट सम कर दिया, ताकि जो भी ट्रू वैल्यूज होंगी वो क्या करेगा, आपस में उनको प्लस कर देगा। मतलब कि ट्रू का मतलब होगा 1 और जो सा फॉल्स होगा उसका मतलब होगा 0। मतलब कि जब आप उसका पूरा का सम करोगे तो जितनी भी ट्रू वैल्यूज है वो आपस में मिलकर आपके पास यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि जो सा एज वाला कॉलम है इसके अंदर हमारे पास 177 NaN वैल्यूज है, या फिर मैं कह दूं वो सारे के सारे सेल खाली पड़े हैं। और अगर मैं कैबिन की बात करूं वहां तो 687 सेल्स हैं जो कि खाली पड़े हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको ठीक करना पड़ेगा, इससे पहले कि हम मशीन लर्निंग मॉडल या फिर कुछ भी इसके आगे लगाएं, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हमारा जो सा डाटा फ्रेम है वो देखने में लग कैसे रहा है, ठीक है, ताकि जब हम चेंजेस करें तो हमें पता लग जाए कि हमने चेंज किया क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास नैन वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब जैसे ही हम ना आगे वाले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
तो ना जब आपने ना नॉट अ नंबर वैल्यूज को डिलीट करना हो, पहले मैं डिलीट का बता रहा हूँ, फिलिंग का बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने ना डिलीट करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे df डॉट ड्रॉप na का क्या मतलब है, नॉट अ नंबर, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था nan, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद जो आपको यहाँ पर लिख रहा है ना, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है जो भी आप यहाँ पर चेंजेस करोगे वो ना ओरिजिनल डाटा में भी चेंज हो जाए। मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो भी नॉन वैल्यूज है, ठीक है, जो भी नॉट अ नंबर है, उस सेल को क्या करो आप डिलीट कर दो, या फिर उस रो या फिर कॉलम को आप डिलीट कर दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो ये वाली चेंजेस है ना ये ओरिजिनल डाटा में भी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट पता क्या होता है, इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स होती है, तो आपको ना मैन्युअली यहाँ पर लिखना पड़ता है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना एक्सिस इज इक्वल टू 0, एक्सिस ना दो होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 0 लिखोगे इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर ऊपर मैं थोड़ा कर देता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए जो से ये वाला सेल है इसके अंदर नॉट अ नंबर आ गया, तो ये क्या करेगा, अगर आप एक्सिस इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी जो सी रो है इसे डिलीट कर देगा ओरिजिनल डाटा में से, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा कॉलम ही उड़ा देगा। जैसे यहाँ पर एक भी nan आ गया तो इसने क्या करना है, पूरा का पूरा जो भी कॉलम होगा उसे डिलीट ही कर देना है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आपको इस बारे में पता लग गया होगा कि एक्सिस का क्या मतलब होता है और इन प्लेस का क्या मतलब है। ऐसे करते हैं, इसे ना रन करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दिया, ठीक है। आप चेक करते हैं एक बार ना, मैं आपको प्लस करके यहाँ पर लिख देते हैं डाटा फ्रेम, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि डीएफ की वैल्यू क्या आई है। तो मैंने इसे रन कर दिया, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ आपको वैल्यूज होंगी जो दिख नहीं रही होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर पहली वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। अगर मैं आपको ऊपर करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक nan वैल्यू थी, तो इसने क्या किया, ये पूरी की पूरी रो को ही डिलीट कर दिया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो जो सी स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही है, ना कि 1 से, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में पता लग गया होगा, ठीक है। अब ना फिलिंग के लिए सबसे पहले ऐसे करते हैं, जो ऊपर वाला डाटा था ना इसे मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो सा ओरिजिनल डाटा है उसमें चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसे कॉपी करके यहाँ पर एक ना सेल बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर नीचे किया और यहाँ पर मैंने सेल बनाकर इसे पहले ना इंपोर्ट कर लेते हैं ओरिजिनल डाटा को, ठीक है। अब अगर मैंने ना जो मैं चाहता हूँ कि ना जितने भी जगह पर nan लिखा हुआ है या फिर जो स्पेसेस खाली है ना, मैं उसकी जगह पर 0 लिखना चाहता हूँ, मतलब कि उसकी जगह पर 0 लिखा आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा df डॉट फिल na और ब्रैकेट में डाल दूंगा 0, ठीक है। अब जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो सी पहली वैल्यू है वो डिलीट नहीं हुई, ठीक है, और जहां पर नॉट अ नंबर था वहां पर आ गया 0, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में भी क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। अब आगे मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। ये मैंने बस आपको बेसिक तरीका बता दिया। अगर आपके जो सी नॉट नंबर है उसे आपने एक पर्टिकुलर नंबर के साथ या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ आपने रिप्लेस करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसे मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ये मैंने ना मैं आपको रन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ना जो से ये वाला डाटा है यहाँ पर ना डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं प्रेजेंट, पर मैं आपको बता देता हूँ ये वर्क कैसे करता है। मान लो कि ना आपके पास ना एक CSV फाइल है जहाँ पर ना मल्टीपल डुप्लीकेट्स प्रेजेंट है, मतलब कि ना मल्टीपल रोज है जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, और अगर आप ना इस डुप्लीकेसी को डिलीट करना चाहते हो या फिर अपना जो सा डाटा है इसी प्रॉपर वे में लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर लिखोगे, आपने लिख देना है df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स और ब्रैकेट में इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू डाल देना है। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ना एज कॉलम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एज कॉलम के अंदर हमारे पास बहुत सारी nan वैल्यूज गिवन है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ना वहां पर 0 नहीं डालना चाहता क्योंकि हमें पता है एज की वैल्यू 0 तो होती नहीं है, अगर मैं 0 डाल दूंगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, सारी की सारी एजेस की वैल्यूज को ले लेंगे और उनका जो सा मीन निकलेगा उसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इन द एज कॉलम, मतलब कि हम क्या करें, एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर na की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं विद द एज के मीडियन के साथ, ठीक है। मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो से ये वाला एज वाला कॉलम है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये जो सा हमारे पास एज का कॉलम है, हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को लेंगे और इनका मीडियन निकालेंगे, ठीक है। मीडियन में जो भी आंसर आएगा उसे हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, मतलब कि वो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी ये क्या करेगा, एज कॉलम के अंदर
जो भी नैन वैल्यूज होंगी उसे उसके साथ रिप्लेस कर देगा। आप चाहो तो यहाँ पर ना मीन भी यूज कर सकते हो और मोड भी यूज कर सकते हो। ये सारी चीजों के बारे में मैंने मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स में बताया था, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वीडियो जरूर से जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी। ठीक है, अब क्या है कि मैंने यहाँ पर डॉट मीडियन लिखा है, मतलब कि मीडियन वैल्यू जो भी मिड वैल्यू होगी वो रिप्लेस हो जाएगी। अगर आप मीन चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली लिख देना है मीन। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर तो एजेस थे, अब मान लो कि ना अगर यहाँ पर एज की जगह ना कोई कैटेगरिकल डाटा होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मेल फीमेल है, अब वहां पर तो आप मिड और मीडियन तो लगा नहीं सकते, तो आप वहां पर क्या लगाओगे, मोड लगाओगे। मोड क्या करेगा कि जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी, जैसे एग्जांपल के लिए मेल्स बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, जो भी जगह खाली होगी वहां पर मेल लिख देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा डाटा है वो भी क्लीन हो जाएगा और हमें कोई भी कॉलम या फिर रो को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों पता क्या होता है, अगर आप ना कोई भी रो या फिर कॉलम को डिलीट करते हो तो उसका असर भी आपकी एक्यूरेसी पर पड़ता है। ठीक है, तो हम ना ट्राई करते हैं कि हम ना कम से कम कॉलम और रोज को डिलीट करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ये एक फंक्शन है जो कि ना वैल्यूज का स्क्वायर करता है। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पर मैं एक ना कॉलम बनाना चाहता हूँ गेम्स नाम का। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ना जो सा यहाँ पर पी क्लास है, पी क्लास के ऊपर मैं इस फंक्शन को अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा df और उसके बाद जो भी कॉलम का नेम होगा और यहाँ पर लिख देना डॉट अप्लाई और ब्रैकेट में स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, हमारा फंक्शन का नाम। और जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करूंगा तो दोस्तों जैसे यहाँ पर तो अभी आया नहीं, मैं ऐसे करता हूँ, इसे आगे दिखा देता हूँ और मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो पी क्लास थी उसने क्या किया, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर प्रेजेंट है उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9, ऐसी सारी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। ठीक है, इससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी एक फंक्शन को अप्लाई करना हो कॉलम के ऊपर तो आप कैसे कर सकते हो। आपने क्या लिखना है, यहाँ पर डॉट अप्लाई और उसके अंदर जो भी फंक्शन का नाम होगा वो आपने डाल देना। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, ये है हमारा लास्ट टॉपिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो भी हमने अभी तक मैनिपुलेशन किया है। ठीक है, ये तो हमने बात किया कि कैसे हम CSV फाइल या फिर और किसी फॉर्मेट के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास ना बहुत सारी लिस्ट प्रेजेंट हो, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ना यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट है। ठीक है, अगर मैंने उसे डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना हो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आपके पास लिस्ट प्रेजेंट होंगी, ठीक है, उसे आपने ऐसे लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है pd.dataFrame। ठीक है, ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमने डाटा फ्रेम को क्रिएट कर सके। और बाद में आपने क्या करना है, जो भी ये लिस्ट है उसे आपने इसके अंदर पास आउट कर देना है और आगे आपने लिखना है कॉलम्स और जो भी कॉलम्स होंगे उनके नाम डाल देने हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप ना ये सब कुछ लिख के शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करोगे तो आपका जो सा डाटा फ्रेम है वो बन के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड। जो सा सेकंड मेथड है वो ये है कि आपके पास ना मल्टीपल जो सी लिस्ट है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो सी मल्टीपल लिस्ट है उनको एक डिक्शनरी में पास आउट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक ना डिक्शनरी क्रिएट की और जो भी उनके कॉलम के नेम है वो आगे डाल दी या फिर एज अ की डाल दी। ठीक है, और उसकी वैल्यू में मैंने वो लिस्ट पास आउट कर दी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी ये डिक्शनरी है उसे मैंने डाटा फ्रेम के अंदर पास आउट कर दिया और जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन करूंगा तो हमारे पास सेम आउटपुट यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, ये भी मल्टीपल मेथड्स हैं, आपको और भी मेथड मिल सकते हैं कि कैसे आप अपनी डाटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। वो जैसे जैसे आप काम करोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई एक डाटा फ्रेम है जिसमें आपने ना चेंजेस कर चुके हैं, अब आपने क्या करना है, उसे CSV फाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अकेली CSV फाइल नहीं, आप किसी और फॉर्मेट में भी कर सकते हो। मैं बस आपको CSV फाइल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने पूरी की पूरी सीरीज में CSV फाइल के ऊपर ही वर्क किया है। और यहाँ पर हमने डाल देना उसका पाथ और यहाँ पर मैंने लिख दिया इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। ये मैंने क्यों लिखा है, पहले ऐसे करते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू ना, जैसे मैं ऐसे ना डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ना अगर आप इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स नहीं लिखोगे तो क्या होगा, आपके पास इंडेक्स वैल्यूज भी आ जाएंगी, बट हमें इंडेक्स वैल्यूज तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर पहले किया था, यहाँ पर इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिख देंगे। जो भी यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू थी वो डिलीट हो चुकी है, मतलब कि जो इंडेक्स 0 1 2 3 लिखा हुआ था वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा और जो हमारी आउटपुट है वो प्रॉपर तरीके से आपके सामने आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और इसी के साथ हमारे पांडास की पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। अब गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अगली जो सी सीरीज होगी वो सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब पर लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब के ऊपर
एक न्यू सीरीज लेकर आऊं तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। या फिर नमपाई वाली सीरीज में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं।